माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांत और गहरी दुनिया में आपका स्वागत है। हम अक्सर अपनी जिंदगी की भागदौड़ में ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की दुनिया को महसूस करने की क्षमता अलग होती है। आज की ये कहानी अर्जुन की है, जो शायद आप ही की तरह है, थोड़ा ज्यादा सोचने वाला, थोड़ा ज्यादा महसूस करने वाला। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक ऐसा रेडियो लगा है जिसके वॉल्यूम का बटन मेरे हाथ में नहीं है। बाकी दुनिया के लिए जो आवाजें सिर्फ एक बैकग्राउंड शोर है, वो मेरे कानों में किसी धमाके की तरह गूंजती है। बाकी लोगों के लिए जो किसी की हल्की सी कड़वी बात सिर्फ एक छोटी सी घटना है, वो मेरे दिल पर किसी गहरे जख्म की तरह लग जाती है। मैं अर्जुन हूं और पिछले 27 सालों से मैं इसी उहापों में जी रहा हूं कि क्या मुझ में कोई टराबी है, क्या मैं सच में टू मच हूं। जैसा कि अक्सर मेरे दोस्त या घर वाले मजाक में कह देते हैं, ऑफिस की वो तेज सफेद लाइटें, कॉलीग्स के बीच होने वाली वो हल्की सी अनबन, या फिर बस किसी का थोड़ा सा उखड़ा हुआ अंदाज, ये सब चीजें मुझे अंदर तक हिला देती है। जब मैं ये सब महसूस करता हूं तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि यार, मैं इतना सेंसिटिव क्यों हूं? क्यों मैं एक छोटी सी बात को दिमाग से निकाल नहीं पाता? कल की ही बात ले लीजिए। ऑफिस में मेरी टीम लीडर नेहा ने बस इतना कहा था कि अर्जुन, इस डिजाइन में थोड़ा और काम करने की जरूरत है। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, वो बस एक फीडबैक था। लेकिन मेरे अंदर जैसे तूफान आ गया। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, हाथों में हल्की सी कंपन होने लगी और ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर किसी खतरे के सिग्नल दे रहा हो। इसे शायद दुनिया स्ट्रेस कहेगी, लेकिन मेरे लिए ये उससे कहीं गहरा था। मुझे लगा जैसे मैं नेहा की उस हल्की सी निराशा को भी साफ साफ देख पा रहा हूं, जो शायद उसने खुद भी महसूस नहीं की होगी। मैं शाम को एम्मा आंटी के घर पहुंचा। एम्मा आंटी मेरी पुरानी पड़ोसी है और उनका व्यक्तित्व ऐसा है जैसे किसी पुराने पेड़ की छाव, शांत और स्थिर। जब मैं उनसे मिला तो मैंने बस अपना सिर पकड़ लिया। आंटी, मुझे लगता है कि मैं एक डिफेक्टिव पीस हूं। लोग कहते हैं कि मुझे चीजों को इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए, पर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता। क्या मैं पागल हो रहा हूं? आंटी ने मुस्कुराते हुए चाय का प्याला मेरी तरफ बढ़ाया और बड़े प्यार से कहा, अर्जुन, तुम पागल नहीं हो, तुम बस एक हाईली सेंसिटिव पर्सन यानी HSP हो। और यकीन मानो, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तुम्हारी एक खूबी है, तुम्हारा एक सुपर पावर है। मैंने हैरानी से उन्हें देखा। सुपर पावर? ये कैसा पावर है जो मुझे हर वक्त परेशान रखता है? आंटी ने समझाते हुए कहा कि दुनिया में करीब 20% लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग दुनिया के संकेतों को बहुत गहराई से पकड़ता है। वो सिर्फ आवाजें नहीं सुनते, वो उन आवाजों के पीछे के जज्बात भी महसूस करते हैं। अर्जुन, आंटी बोली, तुमने कभी सोचा है कि तुम दूसरों की तकलीफ को इतनी जल्दी क्यों समझ जाते हो? या तुम क्यों किसी छोटी सी खुशी में भी इतना रंग भर देते हो? ये सब तुम्हारी इसी सेंसिटिविटी की वजह से है। समस्या तुम्हारी सेंसिटिविटी में नहीं है, समस्या इसमें है कि तुमने इसे संभालना नहीं सीखा है। उन्होंने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई, जिसे वो बायोसोशल थ्योरी कहती है। उन्होंने कहा कि एक तो तुम पैदा ही ऐसे हुए हो, तुम्हारी वायरिंग ही ऐसी है, जैसे किसी के नीली आंखें होती हैं या घुंघराले बाल, ये तुम्हारे DNA में है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस माहौल में तुम बड़े हुए, वहां शायद किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि इन भावनाओं के साथ कैसे रहना है। जब बचपन में तुम रोते थे या उदास होते थे, तो शायद किसी ने कह दिया होगा, अरे, इसमें रोने वाली क्या बात है, बहादुर बनो। इस चीज को इनवैलिडेशन कहते हैं। जब तुम्हारी असली भावनाओं को गलत या गैर जरूरी करार दे दिया जाता है, तो तुम खुद पर शक करने लगते हो। आंटी की बातें सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। स्कूल के वो दिन जब मैं किसी फिल्म के दुखी सीन पर रो पड़ता था और क्लास के लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरे पापा अक्सर कहते थे, बेटा, इतना सेंसिटिव रहोगे तो दुनिया तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। मैंने हमेशा यही सोचा कि मुझे अपनी इस कोमलता को मारना होगा, इसे दबाना होगा,
ताकि मैं दूसरों के सामने नॉर्मल दिख सकूं। एम्मा आंटी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अर्जुन, तुम एक ऐसे इंसान हो जो गुलाबों के बगीचे में खिला हुआ एक ट्यूलिप है। गुलाब बुरा नहीं है और ट्यूलिप भी बुरा नहीं है, बस दोनों की जरूरतें अलग हैं। अगर तुम खुद को गुलाब समझकर जीने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। उस रात मैं घर लौटकर बहुत देर तक सो नहीं सका। मुझे लगा जैसे आंटी ने मेरे अंदर का एक भारी बोझ उतार दिया हो। उन्होंने मुझे एक और कमाल का कॉन्सेप्ट समझाया जिसे वो डायलेक्टिक कहती है। ये शब्द सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। इसका मतलब है दो विरोधी सच एक साथ मौजूद हो सकते हैं। मैं अक्सर बट का इस्तेमाल करता था। मैं नेहा की इज्जत करता हूं, बट उसने मुझे दुख पहुंचाया। आंटी ने कहा, इस बट को एंड से बदल दो। अब मैं खुद से कहने लगा, मैं नेहा की इज्जत करता हूं एंड उसने जो कहा उससे मुझे दुख भी पहुंचा है। यह सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इससे मेरे मन में खुद के लिए जो नफरत थी वो कम होने लगी। अब मुझे अपनी भावनाओं से लड़ने की जरूरत नहीं थी। अगले दिन ऑफिस में फिर वही शोर, वही तेज लाइटें और वही काम का दबाव था, लेकिन इस बार मैं थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। आंटी ने मुझे विंडो ऑफ टॉलरेंस के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि हर इंसान की बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। जब हम अपनी उस विंडो के अंदर होते हैं तो हम मुश्किल हालातों में भी शांत रहकर सोच सकते हैं, लेकिन हम जैसे सेंसिटिव लोगों के लिए ये विंडो अक्सर बहुत छोटी होती है। जरा सी हलचल हुई और हम या तो हाइपर असर में चले जाते हैं, जहां हमारा दिल तेज धड़कता है और हम घबरा जाते हैं, या फिर हाइपोथैलेमस में, जहां हम बिल्कुल सुन्न नंब हो जाते हैं और दुनिया से कट जाते हैं। उस दिन लंच ब्रेक में मेरा एक दोस्त राहुल मुझसे मिलने आया। राहुल बहुत बेबाक इंसान है जो अक्सर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। उसने हंसते हुए कहा, भाई अर्जुन, तू आजकल बहुत चुप चुप रहता है। क्या हुआ? फिर से किसी ने कुछ कह दिया क्या? यार इतना मत सोचा कर, दुनिया ऐसी ही है। पहले मैं उसकी इस बात पर बुरा मान जाता या शायद खुद को कोसता, लेकिन इस बार मैंने आंटी की बात याद रखी। मैंने महसूस किया कि राहुल की आवाज और उसका अंदाज मुझे मेरी विंडो ऑफ टॉलरेंस से बाहर धकेल रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था और साथ ही घबराहट भी हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान दिया। मैंने महसूस किया कि ये गुस्सा और घबरा सिर्फ मैसेंजर्स हैं। ये मुझे कुछ बता रहे हैं। ये मुझे बता रहे हैं कि मेरी बाउंड्रीज का उल्लंघन हो रहा है, कि मुझे अभी इस शोर से दूर जाने की जरूरत है। आंटी ने कहा था कि भावनाएं दुश्मन नहीं, दोस्त होती है जो हमें संकेत देती है। मैंने राहुल से शांति से कहा, राहुल, अभी मैं थोड़ा काम में व्यस्त हूं और मेरा मन बातचीत का नहीं है। हम शाम को फोन पर बात करेंगे। राहुल थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि मैं कभी उसे मना नहीं कर पाता था, लेकिन उसने ठीक है कहा और चला गया। उस पल मुझे एक अजीब सी जीत महसूस हुई। मैंने खुद को टू मच होने के लिए कोसा नहीं, बल्कि अपनी जरूरत को समझा और उसे पूरा किया। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन मुझे समझ आ रहा था कि अपनी सेंसिटिविटी को दबाने के बजाय अगर मैं उसे सुनना शुरू कर दूं, तो जिंदगी थोड़ी कम डरावनी लगने लगेगी। शाम को घर लौटते वक्त मेट्रो में बहुत भीड़ थी। लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोई ऊंची आवाज में फोन पर बात कर रहा था। आमतौर पर ऐसी स्थिति में मुझे बहुत घुटन होती थी, लेकिन आज मैं अपनी इस वल्नरेबिलिटी को स्वीकार कर रहा था। मैंने खुद से कहा, अर्जुन, ये भीड़ तुम्हें परेशान कर रही है एंड तुम फिर भी सुरक्षित हो। तुम अभी अपनी विंडो से बाहर जा रहे हो एंड ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस स्वीकृति ने जैसे मेरे अंदर के उस तूफान को थोड़ा शांत कर दिया। घर पहुंचकर मैंने अपनी डायरी निकाली। एम्मा आंटी ने सुझाव दिया था कि मुझे अपने उन लम्हों को लिखना चाहिए जब मुझे अपनी सेंसिटिविटी एक बोझ लगी। मैंने लिखना शुरू किया और धीरे धीरे पन्ने भरने लगे। लिखते लिखते मुझे महसूस हुआ कि मेरी ये गहरी सोच,
ये सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने की आदत, यही तो मुझे एक अच्छा डिजाइनर भी बनाती है। मैं उन रंगों और शेप्स को देख पाता हूं जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एम्मा आंटी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, तुम्हारी भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं। तुम लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम तैरना जरूर सीख सकते हो। और आज पहली बार मुझे लगा कि मैं शायद डूबने के बजाय उन लहरों के साथ बहना सीख रहा हूं। अभी सफर लंबा है, अभी बहुत सारे डीबीटी स्किल्स सीखने हैं। अपनी उस छोटी सी विंडो को बड़ा करना है और खुद को वो सारी वैलिडेशन देनी है जो मुझे बरसों से बाहर की दुनिया से नहीं मिली। लेकिन आज की रात मैं कम से कम इस सुकून के साथ सो सकता हूं कि मैं खराब नहीं हूं। मैं बस थोड़ा अलग हूं, थोड़ा ज्यादा महसूस करता हूं, और ये पूरी तरह से ठीक है। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो कमरे में फैली सूरज की वो मध्यम रोशनी चुभ नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे धीरे से जगा रही हो। एम्मा आंटी की बातें मेरे जहन में किसी पुराने गाने की तरह गूंज रही थी। उन्होंने कहा था कि हम जैसे संवेदनशील लोगों के लिए भावनाएं सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि एक इनर जीपीएस की तरह होती है जो हमें जिंदगी के रास्तों पर रास्ता दिखाती है। पर सच कहूं तो उस सुबह मुझे अपने जीपीएस पर भरोसा कम और डर ज्यादा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने अपनी भावनाओं के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए तो कहीं मैं उनमें बह न जाऊं। ऑफिस जाने के लिए तैयार होते वक्त मैंने आईने में खुद को देखा और सोचा कि क्या मैं सच में अपनी इस संवेदनशीलता को एक सुपर पावर बना पाऊंगा, या ये बस एक और भारी शब्द बनकर रह जाएगा। ऑफिस पहुंचते ही माहौल में वही जानी पहचानी बेचैनी थी। मीटिंग शुरू होने वाली थी और मुझे अपनी नई डिजाइन प्रेजेंट करनी थी। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, मैंने देखा कि मेरे एक सीनियर कलीग समीर के चेहरे पर एक अजीब सी शिकन आई। बस वहीं से मेरा दिमाग दौड़ने लगा। मुझे लगा कि शायद उसे मेरा काम पसंद नहीं आ रहा, शायद मैं कहीं कुछ गलत बोल रहा हूं। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिल तेज धड़कने लगा है और हाथ ठंडे पड़ रहे हैं। तभी मुझे एम्मा आंटी का वो विंडो ऑफ टॉलरेंस वाला किस्सा याद आया। उन्होंने समझाया था कि हर किसी की एक बर्दाश्त करने की खिड़की होती है जिसके अंदर हम शांत और सुरक्षित महसूस करते हैं। जब हम उस खिड़की के अंदर होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को महसूस भी करते हैं और साफ साफ सोच भी पाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई चीज हमें उस खिड़की से बाहर धकेलती है, हम हाइपर रसल में चले जाते हैं, जहां हम बहुत ज्यादा उत्तेजित या घबराए हुए महसूस करते हैं। उस मीटिंग में मेरे साथ ठीक वही हो रहा था। मेरा शरीर किसी पुराने खतरे की तरह फाइट और फ्लाइट मोड में जा रहा था, जैसे जंगल में किसी ने मुझे देख लिया हो। मुझे याद आया कि आंटी ने कहा था कि ये खिड़की स्थिर नहीं रहती। अगर हम कम सोए हो या तनाव में हो तो ये खिड़की छोटी हो जाती है। और उस रात मैं सच में कम सोया था। मैंने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, अर्जुन, तुम अभी अपनी विंडो से बाहर जा रहे हो और ये ठीक है। मैंने समीर की उस शिकन को एक खतरे के बजाय सिर्फ एक मैसेज की तरह देखने की कोशिश की। दोपहर में जब मैं एम्मा आंटी से मिला तो मैंने उन्हें ऑफिस वाली बात बताई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि संवेदनशीलता का मतलब सिर्फ गहरी भावनाएं होना नहीं है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होना भी है। उन्होंने मुझे नेम इट टू टेम इट वाली तकनीक समझाई। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी भावनाओं को नाम देते हैं तो हम अपने दिमाग के भावनात्मक हिस्से को तर्क वाले हिस्से से जोड़ देते हैं। अर्जुन, वो बोली, तुम सिर्फ ये मत कहो कि तुम परेशान हो, थोड़ा और गहराई में जाओ, थोड़ा और ग्रैन्युलर बनो। उन्होंने मुझे इमोशन व्हील के बारे में बताया, जिसमें अंदर छोटे छोटे आम शब्द होते हैं और बाहर की तरफ बहुत ही सटीक शब्द। उन्होंने मुझसे पूछा कि उस मीटिंग में मैं असल में क्या महसूस कर रहा था। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, शायद मैं असुरक्षित महसूस कर रहा था, या शायद मुझे लग रहा था कि मुझे सराहा नहीं जा रहा।
जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मुझे अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। आंटी ने कहा, देखा, जैसे ही तुमने उसे सही नाम दिया, तुम्हारी खिड़की थोड़ी और खुल गई। आंटी ने मुझे एक और जरूरी बात सिखाई, चेक द फैक्ट्स। हम HSP लोग अक्सर अपनी भावनाओं को ही सच मान लेते हैं। अगर हमें डर लग रहा है तो हमें लगता है कि हम सच में खतरे में हैं, जबकि अक्सर वो सिर्फ एक पुराना डर होता है जो दोबारा जाग गया है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब भी कोई भावना बहुत तेज हो जाए तो खुद से कुछ सवाल पूछो, जैसे असल में क्या हुआ था? क्या मैं कोई धारणा बना रहा हूं? उस मीटिंग में समीर की वो शिकन क्या सच में मेरे काम के लिए थी? क्या हो सकता है कि उसकी अपनी कोई परेशानी हो? इस तरह से तथ्यों की जांच करने से मेरी भावनाओं की तीव्रता कम होने लगी। मुझे समझ आया कि मेरी भावनाएं हमेशा गलत नहीं होती, वो बस मेरी अपनी जिंदगी की कहानी और अनुभवों का हिस्सा होती है, इसलिए वो हमेशा वैलिड होती है, भले ही वो उस वक्त के तथ्यों से मेल न खाती हो। मीटिंग के बाद जब मैं कैंटीन में बैठा था तो मेरा मन किया कि मैं बस अपना फोन उठाऊं और सोशल मीडिया पर खो जाऊं, ताकि मुझे वो अजीब सी घबराहट महसूस न हो। एम्मा आंटी ने इसे हाइपरसल की तरफ जाने का एक संकेत बताया था, जहां हम अपनी भावनाओं से बचने के लिए सुन्न या अलग थलग हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि भावनाओं से बचने का ये छोटा रास्ता अक्सर लंबे समय में हमें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि भावनाएं तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक हम उन्हें सुन न ले। मैंने अपनी खिड़की को बड़ा करने के लिए एक छोटी सी माइंडफुलनेस की कसरत की। मैंने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ ये महसूस किया कि मेरे शरीर में उस वक्त क्या हो रहा है। मेरे गले में हल्की सी जकड़न थी और पेट में एक अजीब सा खिंचाव था। मैंने उस जकड़न से भागने के बजाय उसे सिर्फ देखा, जैसे कोई तट पर खड़ा होकर लहरों को देखता है। आंटी ने कहा था, भावनाएं तुम्हें मारेंगी नहीं अर्जुन, वो सिर्फ अस्थाई मेहमान है। शाम को घर जाते वक्त बारिश होने लगी। मैं अक्सर बारिश के शोर से चिढ़ जाता था, क्योंकि वो मेरे कानों के लिए बहुत नॉइज़ी होता था। लेकिन आज मैंने अपनी इस संवेदनशीलता को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश की। मैंने महसूस किया कि मैं बारिश की हर एक बूंद की आवाज को अलग से सुन पा रहा हूं। मैंने उस गंध को महसूस किया जो मिट्टी से उठ रही थी। ये सब मेरे लिए बहुत विविड था। मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं बरसों से अपनी कमजोरी समझ रहा था, वही मुझे दुनिया की खूबसूरती को इतने करीब से महसूस करने का मौका देती है। एम्मा आंटी ने सही कहा था, जिंदगी एक डायलेक्टिक है। मैं एक ही वक्त पर डरा हुआ भी हो सकता हूं और बहादुर भी। मैं थका हुआ भी महसूस कर सकता हूं और फिर भी अपने लक्ष्यों की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ा सकता हूं। उस रात मैंने सोने से पहले अपनी डायरी में सिर्फ एक वाक्य लिखा, मैं अपनी भावनाओं से बड़ा हूं। मुझे पता था कि कल फिर चुनौतियां आएंगी, फिर से कोई ऐसी बात होगी जो मुझे मेरी खिड़की से बाहर धकेलने की कोशिश करेगी। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ डर नहीं था, मेरे पास कुछ औजार भी थे। मुझे समझ आ रहा था कि संवेदनशीलता का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं के साथ ईमानदारी से जीना है। मैंने अपनी खिड़की को थोड़ा और चौड़ा महसूस किया और एक गहरी, सुकून भरी नींद की तरफ बढ़ गया। मुझे अब सिर्फ नॉर्मल नहीं दिखना था, मुझे अर्जुन बनकर जीना सीखना था। वो अर्जुन जो दुनिया को थोड़ा ज्यादा महसूस करता है, और अब उसे इस बात पर गर्व होने लगा था। अर्जुन की इस यात्रा में अभी बहुत कुछ बाकी है, जहां वो अपनी इस संवेदनशीलता को और भी गहराई से समझेगा। पर अभी के लिए ये शांति ही उसके लिए काफी थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर अर्जुन के और भी अनुभवों को जानेंगे। क्या आप भी अपनी विंडो ऑफ टॉलरेंस को पहचान पा रहे हैं? खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा। उस रात की शांति के बाद अगले कुछ दिन थोड़े अलग थे। जैसे मौसम बदलने से पहले हवा में एक अजीब सी भारीपन आ जाती है। मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी शब्द और लॉजिक भी काफी नहीं होते।
हम जितना मर्जी खुद को समझा ले कि ऐसा सोचना गलत है या तथ्य ये कहते हैं, लेकिन जब भावनाएं बहुत तेजी से और गहराई से उठती हैं, तो हमारा लॉजिक वाला दिमाग जैसे सुन्न पड़ जाता है। एमा आंटी ने एक बार कहा था कि हमारी भावनाएं सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होती, वे असल में एक शारीरिक अनुभव है, एक बॉडीली एक्सपीरियंस। उस दिन घर पर एक छोटी सी फैमिली गेट टुगेदर थी। सब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी मेरे कजिन ने सबके सामने मजाक में कह दिया, अरे अर्जुन का क्या है, ये तो अपनी ही किसी इमोशनल दुनिया में रहता है, छोटी छोटी बातों का पहाड़ बनाना कोई इससे सीखे। वो बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मुझे अचानक अपने गले में एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई और छाती में जैसे कोई गर्म लहर दौड़ गई। पहले मैं ऐसी स्थिति में खुद को ही कोसने लगता था कि यार, मैं इतना कमजोर क्यों हूं कि एक मजाक भी नहीं झेल पाता। लेकिन इस बार मैंने एम्मा आंटी की वो बात याद की, फील टू हील। उन्होंने सिखाया था कि जब शब्द कम पड़ जाएं, तो अपनी भावनाओं से लड़ना छोड़ दो और बस उन्हें अपने शरीर में महसूस करो। मैं चुपचाप बालकनी में चला गया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अपना ध्यान अपने शरीर के उन हिस्सों पर लगाया जहां हलचल हो रही थी। इसे आंटी इंट्रोसेप्शन कहती है, अपने शरीर के अंदर की संवेदनाओं को पहचानने की शक्ति। मैंने महसूस किया कि मेरे पेट में एक अजीब सी गांठ सी बन रही है। मैंने उसे हटाने की कोशिश नहीं की, बस उसे महसूस किया। आंटी ने कहा था कि जैसे हमें भूख या प्यास महसूस होती है और हम उस पर शक नहीं करते, वैसे ही हमें अपनी भावनाओं की शारीरिक संवेदनाओं को भी बिना किसी बैगेज के स्वीकार करना चाहिए। बालकनी की ठंडी हवा और मेरे अंदर की वो गर्मी, दोनों को मैंने एक साथ महसूस किया। धीरे धीरे वो जकड़न थोड़ी ढीली होने लगी। मुझे समझ आया कि अगर मैं इन भावनाओं को अपने शरीर में महसूस करने से बचूंगा, तो वे मेरे अंदर ही कहीं फंस जाएंगी और फिर किसी और गलत तरीके से बाहर निकलेंगी। तभी एम्मा आंटी मेरे पास आई। शायद उन्हें मेरी खामोशी का एहसास हो गया था। मैंने उनसे कहा, आंटी, कभी कभी मन करता है कि काश मैं एक रोबोट होता जिसे कुछ महसूस ही न होता। आंटी ने बहुत ही कोमलता से मेरा कंधा थपथपाया और कहा, अर्जुन, अगर तुम रोबोट बन गए तो तुम उन खूबसूरत पलों को भी खो दोगे जो तुम्हारी ये संवेदनशीलता तुम्हें देती है। जैसे किसी की गहरी हमदर्दी, कला की खूबसूरती और वो पैशन जो तुम अपने काम में डालते हो, ये एक नेट लॉस होगा। उन्होंने मुझे एक बहुत ही जरूरी औजार के बारे में बताया जिसे वो सेल्फ वैलिडेशन कहती है। सेल्फ वैलिडेशन का मतलब क्या है आंटी? मैंने पूछा। उन्होंने समझाया कि इसका मतलब है अपनी भावनाओं और अनुभवों को मान्यता देना, उन्हें स्वीकार करना कि वे सच है। जब हम खुद से कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, तो हम असल में खुद को इनवैलिडेट कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि भावनाएं वैलिड इसलिए होती हैं क्योंकि वे मौजूद हैं। वे तुम्हारी परिस्थितियों और इतिहास के प्रति तुम्हारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आंटी ने कहा, अगली बार जब कोई तुम्हें टू सेंसिटिव कहे तो तुम खुद से कहना, ये मेरी सच्चाई है और ये जायज है। वैलिडेशन एक ऐसा मैजिक टॉनिक है जो तुम्हारी भावनाओं की तीव्रता को कम कर देता है। आंटी ने मुझे वैलिडेशन के कुछ स्टेप्स बताए। पहला है एक्सेप्टेंस, अपनी भावना को नाम देना, जैसे मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है। दूसरा है एक्नॉलेजमेंट, यानी ये समझना कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। क्या इस मजाक से मुझे अपनी पुरानी किसी बात की याद आई? क्या मुझे सम्मान की कमी महसूस हुई? और फिर सबसे जादुई शब्द कहना, इट मेक सेंस। जब हम खुद से कहते हैं कि मेरा ऐसा महसूस करना समझ में आता है, तो हमारे अंदर का वो जो द्वंद्व है वो शांत होने लगता है। आंटी ने बताया कि वैलिडेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हर बात से सहमत हैं, बस आप उस पल की सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। मुझे याद आया कि अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम अपनी दुखद भावनाओं पर ध्यान देंगे तो वे और बढ़ जाएंगी, लेकिन आंटी ने इस मिथक को तोड़ दिया।
उन्होंने कहा कि असल में इसका उल्टा सच है। जब हमारी भावनाओं को सुना और समझा जाता है तो वे जल्दी शांत हो जाती है। अगर हम उन्हें अनसुना करेंगे तो वे तब तक चिल्लाएंगी जब तक हम उनकी बात मान न लें। आंटी ने मुझे एक और कमाल की चीज बताई, व्हाट्स वर्किंग वेल। उन्होंने कहा कि अपनी संवेदनशीलता के कारण तुम दूसरों की तकलीफ भी बहुत गहराई से महसूस कर पाते हो और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उस रात जब मेहमान चले गए तो मैंने अकेले बैठकर फिर से उन संवेदनाओं पर गौर किया। मैंने महसूस किया कि मेरी संवेदनशीलता सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी एक तोहफा है, क्योंकि मैं वो बातें देख और महसूस कर पाता हूं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने खुद से कहा, अर्जुन, तुम्हें बुरा लगा एंड ये बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा बुरा मानना मेक सेंस, क्योंकि तुम रिश्तों और सम्मान को बहुत अहमियत देते हो। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, वो जो भारीपन था वो हल्का सा महसूस होने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी भावनाओं का दुश्मन नहीं, बल्कि उनका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता हूं। एम्मा आंटी ने जाते जाते एक बात और कही थी जो मेरे दिमाग में घर कर गई। अर्जुन, तुम अपनी भावनाओं को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम उनके साथ अपने रिश्ते को जरूर बदल सकते हो। मुझे समझ आ रहा था कि वैलिडेशन कोई एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये एक लंबा सफर है। लेकिन अब जब भी कोई मुझे ज्यादा संवेदनशील कहेगा तो मैं शर्मिंदा होने के बजाय खुद को एक याद दिलाऊंगा कि मेरा ये गहरा महसूस करना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रात की खामोशी में मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी सांसों की गति को महसूस किया। अब मुझे उस गठान से डर नहीं लग रहा था। मैंने महसूस किया कि शरीर और मन का ये रिश्ता कितना गहरा है। अगर हम अपने शरीर की भाषा को समझना शुरू कर दें तो मन के आधे तूफान खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। ये फीलिंग टू हील का मंत्र मेरे लिए एक नई उम्मीद की किरण की तरह था। आगे हमें अभी और भी गहरा जाना है, जहां अर्जुन अपनी इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को और भी बेहतर तरीके से शांत करना सीखेगा। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर हम साथ मिलकर इस जर्नी को जारी रखेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी भावनाएं आपके शरीर के किस हिस्से में सबसे पहले हलचल मचाती हैं? अगली बार जब ऐसा हो तो बस उसे महसूस कीजिएगा और खुद से कहिएगा, इट मेक सेंस। उस रात के बाद मुझे ये तो समझ आ गया था कि मेरे जज्बात कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब मुझे इन जज्बातों के साथ दूसरी दुनिया यानी लोगों के बीच जाना था। सच तो यह है कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं और हमें रिश्तों की जरूरत होती है, लेकिन एक HSP होने के नाते मेरे लिए रिश्ते अक्सर सबसे बड़ा ट्रिगर बन जाते थे। इसे शायद इंटरपर्सोनल सेंसिटिविटी कहते हैं, जहां आप दूसरों की भावनाओं और व्यवहार से इस हद तक प्रभावित हो जाते हैं कि आपका अपना मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है। ऑफिस में अगले दिन कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे बॉस मिस्टर खन्ना शाम के 5 बजे मेरे केबिन में आए और बोले, अर्जुन, एक जरूरी प्रेजेंटेशन है, क्या तुम आज रुककर इसे खत्म कर सकते हो? उस वक्त मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे याद आया कि आज मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं उसे डिनर पर ले जाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर का वो पुराना डर जाग गया। अगर मैंने मना किया तो वो क्या सोचेंगे? क्या वो मुझे आलसी समझेंगे? हम जैसे संवेदनशील लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं के लिए खुद को बहुत ज्यादा जिम्मेदार महसूस करने लगते हैं। मुझे लगा जैसे मैं फिर से अपनी विंडो ऑफ टॉलरेंस से बाहर जा रहा हूं। एम्मा आंटी ने मुझे ब्रेगलास इन केस ऑफ इमरजेंसी स्किल्स के बारे में बताया था, जो तब काम आती है जब भावनाएं काबू से बाहर होने लगे। मैंने बहाना बनाकर 2 मिनट के लिए बाथरूम का रुख किया। वहां मैंने अपने चेहरे पर एकदम ठंडे पानी के छींटे मारे। आंटी ने समझाया था कि जब हम अपने चेहरे पर ठंडे पानी का संपर्क करते हैं तो ये हमारे डाइव रिफ्लेक्स को सक्रिय कर देता है, जिससे दिल की धड़कन तुरंत धीमी हो जाती है और हम थोड़ा रेगुलेटेड महसूस करने लगते हैं। उस ठंडे पानी ने सच में जादू की तरह काम किया। मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई और मैं शांत होकर सोच पाया। वहां खड़े होकर मैंने खुद को याद दिलाया,
कि मेरे पास अपनी बात रखने का अधिकार है और मैं असर्टिव हो सकता हूं। वापस आकर मैंने वही किया जो एम्मा आंटी ने सिखाया था, एक स्क्रिप्ट बनाना। उन्होंने कहा था कि अपनी बात कहने के लिए पहले स्थिति को सिर्फ तथ्यों के आधार पर बताओ। मैंने गहरी सांस ली और कहा, सर, मैं देख रहा हूं कि यह प्रेजेंटेशन काफी जरूरी है और इसमें काफी काम बाकी है। यह था पहला कदम, स्टेट द सिचुएशन। फिर मैंने अपनी भावनाओं को आई स्टेटमेंट्स के साथ रखा। मैंने कहा, मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही अपने परिवार के साथ शाम का एक प्लान बनाया हुआ है। तीसरा कदम था अपनी जरूरत को साफ तौर पर बताना, असर्ट योर नीड। मैंने बिना डरे कहा, मैं चाहता हूं कि मैं आज समय पर निकल जाऊं, लेकिन मैं कल सुबह जल्दी आकर इसे सबसे पहले खत्म कर दूंगा। और आखिर में मैंने उन्हें यह भी बताया कि इससे उनका क्या फायदा होगा। रीइंफोर्स योर रिक्वेस्ट। मैंने कहा, अगर मैं कल ताजे दिमाग से आऊंगा तो मैं इसे और भी बेहतर तरीके से बना पाऊंगा और इसमें कोई गलती नहीं होगी। हैरानी की बात यह थी कि मिस्टर खन्ना ने बस सिर हिलाया और कहा, ठीक है अर्जुन, कल सुबह देख लेंगे। मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। सालों से मैं जिस डर में जी रहा था कि मना करने से पहाड़ टूट पड़ेगा, वो सिर्फ एक मिथक था। एम्मा आंटी ने सही कहा था कि हम अक्सर अपनी पुरानी आदतों और डर की वजह से दूसरों के सामने अपनी जरूरतें नहीं रख पाते। मुझे ये भी याद आया कि उन्होंने कहा था, कभी भी अपनी जरूरतों के लिए जरूरत से ज्यादा माफी मत मांगो। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। माफी मांगना हमें कमजोर दिखाता है और हमारी अपनी नजरों में हमारी इज्जत कम कर देता है। उस दिन ऑफिस से निकलते वक्त मेरा सिर गर्व से ऊंचा था। शाम को बहन के साथ डिनर पर भी मुझे एक और स्किल आजमाने का मौका मिला। वो अपनी किसी सहेली की बुराई कर रही थी और मुझे महसूस हुआ कि मैं उसकी बातों से थोड़ा ट्रिगर हो रहा हूं। मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा जजमेंटल हो रही है, लेकिन आंटी ने सिखाया था कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी कभी हमें क्यूरियस होना चाहिए। मैंने उसे टोकने या बहस करने के बजाय सिर्फ इतना पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्या तुम थोड़ा और बता सकती हो कि उस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? जैसे ही मैंने उससे ये पूछा, उसका लहजा बदल गया। उसे लगा कि कोई उसे सच में सुन रहा है और समझना चाहता है। आंटी ने कहा था कि वैलिडेशन सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जरूरी है। मैंने उसकी भावनाओं को वैलिडेट करते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं कि जब कोई ऐसा व्यवहार करता है तो बहुत बुरा लगता है। इससे हमारी बातचीत और भी गहरी और सुकून भरी हो गई। मुझे एहसास हुआ कि एक HSP होने के नाते हमारी एम्पैथी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम दूसरों के जज्बातों को इतनी गहराई से समझ सकते हैं कि हम उनके लिए एक सुरक्षित जगह बना सके। लेकिन इसके लिए हमें पहले खुद को शांत रखना सीखना होगा। आंटी ने कॉग्निटिव पीस के बारे में भी बताया था, दूसरों के नजरिए से स्थिति को देखना। मैंने सोचा कि शायद मेरी बहन भी सिर्फ अपनी परेशानी साझा करना चाहती थी, वो सच में किसी का बुरा नहीं चाहती थी। इस सोच ने मेरे गुस्से को हमदर्दी में बदल दिया। घर लौटते वक्त मुझे महसूस हुआ कि ये सब कितना इंटरकनेक्टेड है। अगर मैंने ऑफिस में अपनी बात नहीं रखी होती तो मैं डिनर पर चिड़चिड़ा होता और शायद अपनी बहन पर गुस्सा कर देता। लेकिन सही समय पर अपनी जरूरत को बताने से और अपनी भावनाओं को रेगुलेट करने से मैं न सिर्फ अपना काम कर पाया बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत कर पाया। एम्मा आंटी ने एक और कमाल की सलाह दी थी, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। रात को सोने से पहले मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए जंपिंग जैक्स किए। उन्होंने समझाया था कि शरीर को इस तरह हिलाने से वो सारी रुकी हुई ऊर्जा और तनाव बाहर निकल जाता है जो हमने दिन भर में इकट्ठा किया होता है। उस रात जब मैं लेटा तो मुझे वो हैवी वेट महसूस नहीं हो रहा था जो अक्सर मुझे दबाए रखता था। मुझे समझ आ रहा था कि रिश्तों में संतुलन बनाना एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। आंटी ने कहा था
कि इसमें समय और प्रैक्टिस लगेगी और हर बार सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर एक छोटी कोशिश हमें एक ऐसी जिंदगी की तरफ ले जाती है जो जीने लायक है। अ लाइफ वर्थ लिविंग। मुझे अब दूसरों के जज्बातों से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपनी बाउंड्रीज कैसे तय कर सकता हूं और कैसे अपनी संवेदनशीलता का इस्तेमाल रिश्तों में गहराई लाने के लिए कर सकता हूं। मेरे मन में एक नई तरह की शांति थी। मुझे लगा जैसे मैं अपनी संवेदनशीलता के उस सुपर पावर को धीरे धीरे डिकोड कर रहा हूं। ये सिर्फ रोने या दुखी होने के बारे में नहीं था, ये तो अपनी और दूसरों की सच्चाई के साथ खड़े होने की ताकत के बारे में था। अगले दिन मुझे अपने लिए कुछ और भी करना था, अपनी उस इमोशनल बैंक को भरने के लिए जिसकी बात आंटी ने की थी। पर वो एक अलग ही रोमांच था जिसके बारे में मैं कल सोचूंगा। अभी के लिए ये सुकून ही काफी था कि मैं अपनी सच के साथ खड़ा हो पाया और मैंने बिना किसी बोझ के अपनी रात बिताई। अर्जुन की इस यात्रा में अब वो समय आने वाला है जब वो अपने आप को अंदर से और मजबूत बनाएगा, जिसे एम्मा आंटी फिलिंग योर कप कहती है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे अर्जुन अपनी उन आदतों को खोजेगा जो उसे खुशी देती है। क्या आप भी अक्सर दूसरों को ना कहने से डरते हैं? एक बार आजमा कर देखिएगा, पहाड़ नहीं टूटते बल्कि नए रास्ते खुलते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी उस पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह है जो ठीक चलते चलते अचानक बीच में ही फंस जाता है। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने अपनी सीमाओं को तय करना सीखा, अपनी भावनाओं को नाम देना सीखा, लेकिन एक चीज जो अभी भी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, वो थी बदलाव के प्रति मेरी नफरत। हम जैसे संवेदनशील लोग अक्सर चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के हिसाब से चले, क्योंकि जरा सा भी अनपेक्षित मोड़ हमारे मानसिक संतुलन को हिला देता है। उस शनिवार की सुबह भी कुछ ऐसी ही थी। मैंने पूरे हफ्ते मेहनत करके जिस डिजाइन प्रोजेक्ट को तैयार किया था, जिस पर मुझे पक्का भरोसा था कि वो सेलेक्ट हो जाएगा, उसका रिजेक्शन ईमेल मेरे इनबॉक्स में चमक रहा था। बस वो एक ईमेल और मेरी पूरी दुनिया जैसे काली पड़ गई। मेरा मन किया कि मैं बस जोर जोर से चिल्लाऊं, उस क्लाइंट को कोसूं और फिर कंबल ओढ़कर सो जाऊं। तभी एम्मा आंटी का फोन आया। उन्होंने मेरी आवाज सुनते ही भाप लिया कि कुछ गड़बड़ है। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने बड़ी शांति से कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि दर्द, पेन और दुख, सफरिंग में क्या फर्क है? मैंने चिढ़कर कहा, आंटी, फिलहाल तो दोनों एक ही लग रहे हैं और दोनों ही बहुत चुभ रहे हैं। आंटी ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, बहुत बड़ा अंतर है। दर्द अनिवार्य है, ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन दुख एक चुनाव, चॉइस है। जब हम हकीकत से लड़ते हैं, जब हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब हम अपने दर्द को दुख में बदल देते हैं। उन्होंने मुझे रैडिकल एक्सेप्टेंस यानी पूर्ण स्वीकृति का मतलब समझाया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस स्थिति को पसंद कर रहे हैं या आप हार मान रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उस पल की सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, बिना उसे बदलने की जिद किए। आंटी की यह बात मुझे शुरू में थोड़ी कड़वी लगी। स्वीकार कैसे कर लूं आंटी? मेरी मेहनत बेकार गई, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उन्होंने मुझे एक और कमाल की बात बताई, विलफुलनेस वर्सेस विलिंगनेस। उन्होंने कहा, अर्जुन, अभी तुम विलफुल हो रहे हो। तुम एक बंद मुट्ठी की तरह हो जो अपनी जिद पर अड़ा है कि दुनिया उसके हिसाब से चले। ये जिद तुम्हें थका देगी। इसके बजाय विलिंग बनो, एक खुली हथेली की तरह। जो हो रहा है उसे होने दो, उसके साथ बहो, उससे लड़ो मत। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हम अक्सर अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं या बीते हुए कल में जीते हैं, और यही हमारी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है। पूर्ण स्वीकृति का मतलब है कि इस पल में यही सच है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। जब मैंने ये सुना तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा शरीर कितना तनाव में था। मैंने अपनी मुट्ठियां ढीली की और एक लंबी सांस ली।
ठीक है आंटी, मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया है, ये सच है, एंड मैं अभी बहुत निराश हूं। ये भी सच है। जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे लगा कि मेरे कंधे थोड़े ढीले पड़ गए। आंटी ने कहा कि हम संवेदनशील लोगों के लिए ये रिफिलिंग द कप जैसा है। जब हम लगातार दुनिया के शोर और अपनी भावनाओं से जूझते हैं तो हमारा ऊर्जा का प्याला खाली हो जाता है। उन्होंने मुझे शॉर्ट टर्म प्लेजेंट इवेंट्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमें हर दिन कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए जो हमें खुशी दे, ताकि हम मुश्किल वक्त के लिए एक भावनात्मक बचत खाता, सेविंग अकाउंट बना सके। उन्होंने मुझे सेल्फ सूथ करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका बताया जो हमारे पांचों इंद्रियों, सेंसेस से जुड़ा है। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब तुम्हारा मन अशांत हो तो अपने आप को इस पल में लाने के लिए अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करो। उन्होंने मुझे एक लिस्ट बनाने को कहा, देखने के लिए शायद कोई खूबसूरत नजारा या अपनी पसंदीदा फोटो, सुनने के लिए वो संगीत जो मन को शांत करे, सूंघने के लिए मिट्टी की खुशबू या अपनी पसंद की चाय की महक, स्वाद के लिए एक टुकड़ा डार्क चॉकलेट, और छूने के लिए एक नरम सा कंबल या ठंडी हवा का झोंका। ये सुनने में बहुत बचकाना लग सकता है, लेकिन आंटी ने समझाया कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को सीधा संदेश देता है कि तुम सुरक्षित हो। मैंने आंटी की बात मानी और अपने कमरे के एक कोने को अपना सेफ स्पेस बनाया। मैंने वहां एक सुगंधित मोमबत्ती जलाई, अपनी पसंदीदा पुरानी जैज म्यूजिक की प्लेलिस्ट चलाई और एक गर्म चाय का प्याला लेकर बैठ गया। मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे वो जो रिजेक्शन की चुभन थी वो कम होने लगी थी। मैं अब भी उदास था, लेकिन अब वो उदासी मुझे डुबो नहीं रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं अक्सर अपनी खुशियों के लिए बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करता हूं, जबकि असली सुकून इन छोटे छोटे पलों में छुपा है। एम्मा आंटी ने सही कहा था कि हमें अपनी खुशियों की बचत रोजाना करनी पड़ती है। शाम को मैंने आंटी को फिर से कॉल किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है? क्या मैं अपनी समस्याओं से भाग नहीं रहा हूं? उन्होंने बहुत ही गहरी बात कही, अर्जुन, भागना वो होता है जब तुम अपनी भावनाओं को दबा देते हो। तुम यहां भावनाओं को महसूस कर रहे हो, उन्हें स्वीकार कर रहे हो और फिर खुद को वो सहारा दे रहे हो जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसे रेगुलेटिंग कहते हैं, भागना नहीं। उन्होंने मुझे अक्यूमुलेटिंग पॉजिटिव इमोशंस के बारे में और बताया। उन्होंने कहा कि हमें लंबे समय के लक्ष्यों पर भी काम करना चाहिए जो हमारी वैल्यूज से मेल खाते हों। इससे जिंदगी को एक अर्थ मिलता है। मुझे समझ आया कि मेरी संवेदनशीलता मुझे सिर्फ गहरा दुख ही नहीं देती, बल्कि वो मुझे इन छोटी छोटी चीजों में भी बहुत गहरा सुख महसूस करने की क्षमता देती है। एक आम इंसान के लिए शायद चाय का एक प्याला सिर्फ एक ड्रिंक हो, लेकिन मेरे लिए वो उस प्याले की गर्माहट, चाय की वो सोंधी महक और उससे मिलने वाला सुकून एक पूरा अनुभव है। ये मेरी संवेदनशीलता का ही उपहार है। मैंने अपनी डायरी में लिखा कि स्वीकृति एक दरवाजा है और स्वसांत्वना, सेल्फ सूथ, वो रास्ता है जिस पर चलकर मैं शांति तक पहुंच सकता हूं। उस रात मैं रिजेक्शन के बारे में सोचते हुए नहीं सोया, बल्कि मैंने उस नई डिजाइन के बारे में सोचा जो मैं अगले प्रोजेक्ट के लिए बना सकता हूं। मुझे अब अपनी विफलता, फेलियर से नफरत नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे अपनी कहानी के एक हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया था। आंटी ने कहा था कि जिंदगी एक पेंटिंग की तरह है, उसमें काले रंग की भी उतनी ही जरूरत है जितनी कि सुनहरे रंग की। बिना छाया के रोशनी का कोई मोल नहीं होता। अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे अपनी खिड़की, विंडो ऑफ टॉलरेंस, थोड़ी और बड़ी महसूस हुई। मुझे लगा जैसे मैंने एक नया कौशल सीख लिया है, तूफान के बीच भी अपना छोटा सा आश्रय बनाना। अब मुझे इंतजार नहीं था कि बाहर का मौसम बदले, क्योंकि मैंने अपने अंदर का छाता ढूंढ लिया था। एम्मा आंटी ने सिखाया था कि हम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं
कि हम उस दुनिया के प्रति अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। आगे अर्जुन के पास एक और आखिरी चुनौती है, अपनी इस नई समझ को अपनी पूरी पहचान का हिस्सा बनाना। लेकिन आज उसे इस बात की खुशी थी कि उसने लड़ना छोड़ दिया था और जीना शुरू कर दिया था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी में हम अर्जुन के साथ इस सफर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आपने कभी अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल खुद को शांत करने के लिए किया है? अगली बार जब मन भारी हो तो जरा अपनी पसंद की कोई खुशबू महसूस करके देखिएगा। शायद आपको भी वो सुकून मिल जाए जिसकी आपको तलाश है। अर्जुन अब तैयार था अपनी जिंदगी की उस आखिरी गुत्थी को सुलझाने के लिए जो उसे अपनी संवेदनशीलता को पूरी तरह से गले लगाने से रोक रही थी। लेकिन आज की रात उसने बस अपनी चाय की आखिरी घूंट का आनंद लिया और एक सुकून भरी नींद की आगोश में चला गया। उस रविवार की सुबह कुछ अलग ही थी। हवा में वो पुरानी वाली बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने अपनी बालकनी में बैठकर उगते हुए सूरज को देखा और महसूस किया कि पिछले कुछ हफ्तों में मेरी दुनिया पूरी तरह से तो नहीं बदली, लेकिन उसे देखने का मेरा नजरिया जरूर बदल गया है। वो जो रेडियो मेरे अंदर लगा था, जिसके वॉल्यूम पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, अब मुझे समझ आ रहा था कि उसकी आवाज को कम कैसे करना है। या शायद अब मुझे उस शोर से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं जान गया था कि वो आवाजें सिर्फ मेरी संवेदनशीलता का एक हिस्सा है, मेरी पूरी पहचान नहीं। एम्मा आंटी ने मुझे एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसे वो वाइज माइंड यानी विवेकपूर्ण मन कहती है। आंटी ने समझाया था कि हमारे अंदर दो तरह के मन होते हैं। एक होता है इमोशन माइंड, जहां सिर्फ भावनाएं होती है, जहां हम भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं और बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। और दूसरा होता है रीजनेबल माइंड, जो सिर्फ लॉजिक और तथ्यों पर चलता है, जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने कहा था कि हम जैसे HSP लोग अक्सर अपने इमोशन माइंड में फंसे रहते हैं, लेकिन जिंदगी जीने का सही तरीका इन दोनों के बीच का रास्ता है, जिसे वाइज माइंड कहते हैं। ये वो जगह है जहां आपका तर्क और आपकी भावनाएं आपस में हाथ मिला लेते हैं। उस सुबह मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं अपने वाइज माइंड में हूं। मुझे बुरा लग रहा था कि मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ, एंड मुझे ये भी पता था कि ये मेरी काबिलियत का अंत नहीं है। ये दोनों सच एक साथ मौजूद थे और मैं उनके बीच बिल्कुल शांत था। तभी एम्मा आंटी मेरे लिए घर का बना अचार लेकर आई। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, अर्जुन, आज तुम्हारी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। लगता है तुमने अपनी उस सुपर पावर को सच में अपना लिया है। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, आंटी, क्या ये शांति हमेशा बनी रहेगी? क्या मुझे फिर कभी वो घबराहट महसूस नहीं होगी? आंटी खिलखिलाकर हंसी और बोली, बिल्कुल होगी अर्जुन। जिंदगी कोई सीधी लकीर नहीं है, लहरें तो आएंगी ही, लेकिन अब तुम्हें पता है कि उन लहरों पर सर्फिंग कैसे करनी है। उन्होंने मुझे माइंडफुलनेस के 3 और जादुई तरीकों के बारे में बताया। ऑब्जर्व, देखना, डिस्क्राइब, वर्णन करना, और पार्टिसिपेट, भागीदारी। उन्होंने समझाया कि जब भी कोई तेज भावना आए तो पहले बस उसे ऑब्जर्व करो, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी लेबोरेटरी में किसी चीज को देखता है, बिना उसे जज किए, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। फिर उसे डिस्क्राइब करो, सिर्फ तथ्यों के साथ। जैसे मैं अभी अपने गले में एक गांठ महसूस कर रहा हूं और मेरा मन भाग जाने का कर रहा है। और आखिरी कदम है पार्टिसिपेट, यानी उस पल में पूरी तरह डूब जाना, चाहे वो काम हो या कोई खुशी। जब हम बिना किसी निर्णय, जजमेंट के किसी चीज में पूरी तरह शामिल हो जाते हैं, तो हमारा वाइज माइंड अपने आप सक्रिय हो जाता है। आंटी ने कहा, अर्जुन, संवेदनशीलता का असली मजा तब है जब तुम उसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी गहराई समझो। तुम दुनिया को उन रंगों में देखते हो जिन्हें बाकी लोग ग्रे समझते हैं,
उस दिन दोपहर में मुझे पुराने क्लाइंट का फोन आया। उन्होंने कहा कि वो मेरे डिजाइन पर फिर से विचार करना चाहते हैं। पहले शायद मैं खुशी के मारे उछल पड़ता या फिर ये सोचने लगता कि अब क्या होगा, कहीं फिर से रिजेक्ट न कर दे। लेकिन इस बार मैंने सिर्फ एक गहरी सांस ली। मैंने अपने इमोशन माइंड की खुशी को भी महसूस किया और अपने रीजनेबल माइंड के लॉजिक को भी सुना कि अभी काम बाकी है। मैंने शांति से उनसे बात की और अगले कदम तय किए। मुझे एहसास हुआ कि अब मैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं था, बल्कि उनका गाइड बन गया था। आंटी ने मुझे इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता के बारे में बताया था कि कभी कभी सही होने से ज्यादा जरूरी है प्रभावी होना। अपनी जिद पर अड़े रहने के बजाय वो करना जो आपके लक्ष्यों के करीब ले जाए। शाम को मैं पार्क में टहलने गया। वहां एक छोटा सा बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका गुब्बारा उड़ गया था। उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब छोटी छोटी चीजें मुझे कितना दुखी कर देती थी। लेकिन इस बार मुझे उस दुख से चिढ़ नहीं हुई। मैंने उस बच्चे के पास जाकर उसे बस एक मुस्कुराहट दी और उसके पिता को देखा जो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगा कि काश हर इंसान को वैलिडेशन की ताकत पता होती। काश हम सब एक दूसरे की भावनाओं को गलत कहने के बजाय सिर्फ ये कह पाते कि इट मेक सेंस। आंटी ने कहा था कि लाइफ वर्थ लिविंग यानी जीने लायक जिंदगी वो नहीं है जिसमें कोई दुख न हो, बल्कि वो है जिसमें हम अपने दुख और सुख दोनों को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार करें। जैसे जैसे रात होने लगी, मुझे अपनी जिंदगी के उन सारे पन्नों की याद आई जहां मैंने खुद को कोसा था। मैंने उन यादों को भी अपने वाइज माइंड से देखा। वे सब मेरी इस यात्रा का हिस्सा थी। एम्मा आंटी ने अपनी बातों से मेरे अंदर के उस डरे हुए बच्चे को एक सुरक्षित घर दे दिया था। उन्होंने मुझे सिखाया कि मुझे खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी टूटा हुआ था ही नहीं। मैं बस एक HSP था जो अपनी दुनिया को अपनी ही शर्तों पर जीना सीख रहा था। आंटी की वो बात मेरे दिल में घर कर गई थी। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी सीमा नहीं, तुम्हारी विस्तार, एक्सपांशन है। घर लौटकर मैंने अपना लैपटॉप खोला और अपनी डिजाइन फाइल का नाम बदल कर रखा, सेंसिटिव सोल डिजाइन्स। मुझे अब अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि अब भी ऐसे दिन आएंगे जब मुझे कोलाहल से डर लगेगा, जब किसी की बात चुभेगी। लेकिन अब मेरे पास वो औजार थे। मेरे पास ठंडे पानी के छींटे थे, मेरे पास आई स्टेटमेंट्स थे, मेरे पास मेरी सेंस मैपिंग्स थी और सबसे बढ़कर मेरे पास खुद के लिए वो प्यार और स्वीकृति थी जिसे पाने के लिए मैं पूरी दुनिया में भटक रहा था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में हमने अर्जुन के साथ मिलकर अपनी भावनाओं के उस सागर को समझा जो अक्सर हमें डरा देता है। लेकिन आज अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी संवेदनशीलता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सबकी है जो कभी ना कभी ये महसूस करते हैं कि हम टू मच हैं। याद रखिए, आप टू मच नहीं हैं, आप बस डीप हैं। और इस गहराई में ही वो मोती छुपे हैं जो दुनिया को और भी खूबसूरत बनाते हैं। रात की इस खामोशी में मैं अब सिर्फ अकेला नहीं था, मैं अपने साथ था। मैंने खिड़की बंद की, एक गहरी और शांत सांस ली और खुद से धीरे से कहा, गुड नाइट अर्जुन, तुम जैसे हो, बहुत कमाल के हो। और उस रात बिना किसी डर या फिक्र के मैं एक ऐसी नींद सोया जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जिन्होंने खुद को पूरी तरह से गले लगा लिया हो। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि अर्जुन की ये दास्तान आपके दिल के किसी कोने को छुएगी और आपको अपनी संवेदनशीलता से प्यार करना सिखाएगी। जिंदगी एक खूबसूरत डायलेक्टिक है, कभी धूप, कभी छाव, और इन दोनों के बीच ही असली सुकून है। खुद का ख्याल रखिए और अपनी इस अनोखी आवाज को कभी दबने मत दीजिए। शुभ रात्रि।